नमस्कार बच्चों, मैं प्रदीप कुमार कुशवाहा, सहायक अध्यापक वाणिज्य, राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से आप सभी का कक्षा 10वीं के वाणिज्य विषय में स्वागत करता हूं। आज हम लोग तृतीय अध्याय के अंतर्गत बैंक संबंधी लेन देन के प्रथम भाग का अध्ययन करेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं कि आज की इस वीडियो क्लास में हम किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो प्रथम भाग के अंतर्गत हम बैंक के कार्यों, बैंक में खोले जाने वाले खाते, चेक होते हैं, चेक के अर्थ, उनकी परिभाषा, उनके प्रकार, रेखांकन और गृह कार्य के बारे में पढ़ेंगे। अगली वीडियो क्लास में हम भाग 2 में कुछ अन्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आप अक्सर अपने घर के आसपास, घर में बैंक शब्द सुनते रहते हैं। कई सारे लोग बैंक जाते हैं, कोई बैंक से आ रहा होता है। यहाँ तक कि आपके विद्यालयों में भी आपके शिक्षक छात्रवृत्ति का फॉर्म भरने से पहले आपको बताते हैं कि आपका बैंक खाता खुला होना चाहिए। तो आज हम लोग इसी बैंक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर आपके लिए मैंने कुछ बैंकों के चिन्ह लगाए हुए हैं ताकि आप उससे अपने आप को जोड़ पाएं और इस पाठ को हमको सीखने में मदद मिले। जैसे ये भारतीय स्टेट बैंक का चिन्ह है, ये पंजाब नेशनल बैंक का चिन्ह है, HDFC बैंक का चिन्ह है और ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का चिन्ह है। तो बच्चों, आइए हम शुरू करते हैं कि बैंक क्या है। बैंक से आशय एक ऐसी संस्था से है जहां मुद्रा में लेन देन होते हैं। मुद्रा में लेन देन अर्थात पैसे दिए जाते हैं, पैसे लिए जाते हैं, धन दिया जाता है, धन लिया जाता है। तो बैंक एक ऐसी जगह है जहां पे लोग अपने धन को जमा करते हैं, देते हैं और वहां से धन लेते भी हैं। तो ये बहुत ही छोटी सी एक परिभाषा है। बैंक से आशय एक ऐसी संस्था से है जहां मुद्रा में लेन देन होता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में, बैंक एक ऐसी संस्था है जो व्यक्तियों, संस्थाओं तथा सरकार से ब्याज पर उनकी मुद्रा जमाओं को स्वीकार करती है। बैंक क्या है? बैंक एक ऐसी संस्था है, एक कंपनी है जो अलग अलग व्यक्तियों से, विभिन्न प्रकार की संस्थाओं से और हमारी सरकारों से भी ब्याज पर उनकी जो मुद्राएं हैं, उनके पास जो धन है, उसको अपने पास रखती है, उसको स्वीकार करती है और इसके बदले में वो क्या देती है? वह इन लोगों को ब्याज देती है। साथ ही साथ यह एक और कार्य करती है। क्या करती है? जरूरतमंद व्यक्तियों और संस्थाओं को उधार की सुविधा भी प्रदान करती है। जो बैंक है वह ऐसे लोग जिनको पैसों की जरूरत है या कुछ ऐसी संस्थाएं जिनको धन की आवश्यकता है अपने व्यापार, अपने फर्म को चलाने के लिए, उनको उधार की सुविधा भी प्रदान करती है। तो हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने सीखा कि बैंक एक ऐसी संस्था है जो अलग अलग व्यक्तियों, संस्थाओं, सरकारों के पास जो पैसा है उनको जमा के रूप में स्वीकार करती है और विभिन्न प्रकार के जरूरतमंद व्यक्तियों और संस्थाओं को वह उधार की सुविधा प्रदान करती है। किसी भी देश की आर्थिक उन्नति में बैंक व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान होता है। कैसे? किसी देश के विकास में बैंक कैसे कार्य करता है, इसको हम समझते हैं। बैंक क्या करता है? जो हमारे देश में लोगों के पास छोटी छोटी बचत इकट्ठा हुई होती है, उसको अपने पास जमा के रूप में स्वीकार करता है और इन छोटी छोटी बचतों को इकट्ठा करके वह पूंजी का रूप दे देता है और वह पैसा विभिन्न प्रकार के उद्योगों और व्यापारों में लगाया जाता है जो हमारे देश की आर्थिक उन्नति में मदद करता है। आइए अब हम बैंक के कुछ और अर्थों को जानते हैं, कुछ और परिभाषाओं को देखते हैं। बैंक वह संस्था है जो मुद्रा तथा साख में व्यापार करती है। मुद्रा मतलब धन होता है, ठीक। साख क्या होता है? साख मतलब विश्वास। साख मतलब क्या? विश्वास या भरोसा। बैंक की एक अपनी साख होती है जिस पर विश्वास करके ही कोई व्यक्ति, कोई ग्राहक अपनी जो धनराशि है, अपनी जो बचत है, वह बैंक में जमा करता है। हमको यह विश्वास होता है कि बैंक में यदि हम अपना पैसा लगा रहे हैं तो वह कहीं पे भी जाएगा नहीं, वह डूबेगा नहीं, वह गायब नहीं होगा, ठीक। इसी तरह बैंक जब किसी व्यक्ति को ऋण देता है तो वह उस व्यक्ति की साख के आधार पर ही देता है।
मतलब बैंक को यह विश्वास हो जाता है कि उसका पैसा वापस उसे मिल जाएगा, तभी वह ऋण की सुविधा देता है। तो इसीलिए कहा गया है कि बैंक वह संस्था है जो मुद्रा तथा साख में व्यापार करती है और जमा को स्वीकार करती है तथा ऋण देती है। विभिन्न प्रकार के बैंकों के लिए एक अधिनियम बनाया गया है जिसको भारतीय बैंकिंग कंपनीज अधिनियम कहते हैं, जो कि 1949 में पारित हुआ था। और इस अधिनियम में बैंकिंग कंपनीज को परिभाषित करते हुए लिखा गया है कि बैंकिंग कंपनी वह कंपनी है जो बैंकिंग का कार्य करती है। बैंकिंग कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो बैंकिंग का कार्य करती है। अब बैंकिंग क्या है? तो बैंकिंग को डिस्क्राइब करते हुए, बैंकिंग की व्याख्या करते हुए लिखता है कि बैंक का अभिप्राय जनता को उधार देने के लिए तथा विनियोग करने के लिए मुद्रा के निक्षेपों को स्वीकार करना है। जनता को उधार देने के लिए, जनता को हम ऋण दे रहे हैं। विनियोग करने, विनियोग का क्या मतलब? विनियोग का मतलब कि बैंक के पास जो भी धनराशि इकट्ठा होती है जमा के रूप में, वह अलग अलग तरह की संस्थाओं में वह पैसे लगाता है और उससे उसको कुछ लाभांश, कुछ ब्याज और विभिन्न प्रकार की आमदनी होती है, तो उसको विनियोग कहते हैं। निवेश करना, पैसों को कहीं और लगाना। तो इन दोनों कार्यों के लिए, उधार देने के लिए और विनियोग करने के लिए, मुद्रा के निक्षेपों को स्वीकार करता है। इन दोनों कार्यों के लिए वह जनता से पैसे स्वीकार करता है, जो मांग पर अथवा किसी अन्य प्रकार के धनादेश या आदेश द्वारा शोधनीय होते हैं। जो ग्राहक के मांगे जाने पर वह क्या होता है? बैंक के द्वारा उसे वापस कर दिया जाता है। तो बैंकिंग कंपनी वह कंपनी है जो बैंकिंग का कार्य करती है और बैंकिंग का अभिप्राय जनता को उधार देने के लिए, विनियोग करने के लिए उनके मुद्रा के निक्षेपों को स्वीकार करना, जो कि उनके द्वारा मांग पर या किसी अन्य प्रकार के आदेश द्वारा शोधनीय होती हैं, मतलब उनको वापस कर दिया जाता है। आइए, जब हम बैंकिंग कंपनी वह कंपनी है जो बैंकिंग के कार्य करती है, तो अब जानते हैं कि बैंकिंग के क्या कार्य है। वहाँ पे तो हमने एक संक्षेप रूप में जान लिया कि बैंक उधार देने के लिए और विनियोग करने के लिए निक्षेपों को स्वीकार करता है। कुछ अन्य भी कार्य बैंक के द्वारा किए जाते हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सामान्य रूप से बैंक के कार्यों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक है आपका प्रमुख कार्य, दूसरा है सहायक कार्य और तीसरा है एजेंट संबंधी कार्य। प्रमुख कार्य जो बैंक का प्रमुख कार्य होता है, सहायक कार्य जो प्रमुख कार्य के अलावा कार्य किया जाता है वह सहायक कार्य है, और एजेंट संबंधी कार्य का मतलब ये है कि बैंक अपने ग्राहक के प्रतिनिधि के रूप में भी कई जगहों पे कार्य करता है। कुछ कार्य वह ग्राहक के प्रतिनिधि के रूप में करता है, इसलिए इसे एजेंट संबंधी कार्य कहते हैं। तो प्रमुख कार्य में क्या है? जैसा कि हमने परिभाषा में ही स्पष्ट जान लिया था कि बैंक के 2 प्रमुख कार्य हैं। पहला क्या है कि जनता से धनराशि जमा पर स्वीकार करना, जनता से जो धनराशि है उसे जमा पर प्राप्त करना। लोगों से विभिन्न प्रकार के खातों के माध्यम से बैंक उनकी धनराशि को अपने पास जमा करता है। वह कौन कौन से खाते हैं इसके बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। और दूसरा है ऋण प्रदान करना। बैंक जरूरतमंद व्यक्तियों को, जरूरतमंद संस्थाओं को, सरकारों को क्या करता है? ऋण की सुविधा प्रदान करता है। सहायक कार्य में क्या है? बैंक के कुछ सहायक कार्य यहाँ पे लिखे गए हैं, इसको हम समझते हैं। पहला है ग्राहकों के बहुमूल्य वस्तुओं की सुरक्षा। बैंक में लॉकर की सुविधा होती है। यह सुविधा बैंक अपने ग्राहकों के मांगे जाने पर उनको प्रदान करता है, जिसमें कोई भी ग्राहक अपने बहुमूल्य वस्तुएं, आभूषण, बहुमूल्य कागजात उसमें सुरक्षित रख सकता है और इसके लिए बैंक कुछ चार्ज वसूल करते हैं। प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय। बैंक विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियां क्या होती हैं? अलग अलग कंपनियों के अंश पत्र, ऋण पत्र, बॉन्ड जो होते हैं सरकारों द्वारा जारी किए जाते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जो उनको प्रतिभूतियां कहा जाता है, और बैंक इन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है, उनको खरीदता है, बेचता है और उससे भी लाभ कमाने का प्रयास करता है। अगला है विदेशी विनिमय की व्यवस्था। बैंक विदेशी विनिमय की व्यवस्था करता है। विदेशी विनिमय क्या है? विदेशी विनिमय का अर्थ है किसी एक देश की मुद्रा को किसी दूसरे देश की मुद्रा में बदलना। जैसे भारत की मुद्रा को अमेरिकी डॉलर में बदलना, या
अमेरिकी डॉलर को भारतीय मुद्रा में बदलना, यही विदेशी विनिमय कहलाता है। और यह व्यवस्था कौन करता है? यह व्यवस्था बैंक के द्वारा की जाती है। साथ ही साथ पत्र मुद्रा का निर्गमन, हर देश में एक केंद्रीय बैंक होता है जो सभी बैंकों को नियंत्रित करता है, और यह इस केंद्रीय बैंक का एक कार्य होता है क्या कि वह पत्र मुद्रा, जो देश में नोट चल रहे हैं, जो मुद्रा चल रही है, उसको जारी करने का काम करता है। जैसे हमारे भारत देश में भारतीय रिजर्व बैंक हमारा केंद्रीय बैंक है जो विभिन्न प्रकार के नोटों को जारी करता है। साख पत्रों का निर्गमन, बैंक के एक सहायक कार्य में है साख पत्रों का निर्गमन। साख पत्र क्या होते हैं? जैसे चेक है, अभी आगे हम लोग बैंक ड्राफ्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये साख पत्रों से, साख पत्र मतलब ऐसे पेपर या ऐसे पत्र जो विश्वास के आधार पर जारी किए जाते हैं। तो इन साख पत्रों के निर्गमन का कार्य बैंक के द्वारा किया जाता है। और एक और सहायक कार्य है, वह है आर्थिक परामर्शदाता। बैंक आर्थिक परामर्श देने का भी काम करता है। जरूरत पड़ने पर वह अपने ग्राहकों को आर्थिक परामर्श प्रदान करता है, अपने संस्थाओं को आर्थिक परामर्श प्रदान करता है। अब देखते हैं बैंक के एजेंट संबंधी कार्यों को। बैंक के एजेंट संबंधी कार्य क्या है? जिसमें वह ग्राहक के प्रतिनिधि के तौर पे काम करता है, जिसमें पहला है ग्राहक के आदेशानुसार अंशों और ऋण पत्रों का क्रय विक्रय करना। ग्राहक के कहने पे वह अंशों को, ऋण पत्रों को अलग अलग कंपनियों के उनको खरीदता है, उनको बेचने का भी कार्य करता है। ग्राहक के कहने पे धन के स्थानांतरण का कार्य भी करता है। यदि कोई ग्राहक चाहता है कि उसके खाते की जो धनराशि है वो किसी अन्य व्यक्ति के खाते में एक निश्चित मात्रा को भेज दिया जाए, तो वह उसको ट्रांसफर करने का काम, उसको स्थानांतरित करने का कार्य भी करता है। एजेंट संबंधी कार्यों में एक अन्य कार्य है जैसे चेक, विनिमय विपत्र, ड्राफ्ट आदि की धनराशि वसूल करना। ये जो चीजें हैं, चेक है, विनिमय विपत्र है, ड्राफ्ट है, यही सब चीजें साख पत्र कहलाती हैं, जिनके बारे में अभी हमने सहायक कार्यों में पढ़ा। तो ये जो साख पत्र हैं वह यदि बैंक के उस ग्राहक को मिले हुए हैं, अर्थात किसी अन्य व्यापारी ने उसको दिया हुआ है, तो उसकी जो धनराशि है उसको वसूल करने का काम भी कभी कभी बैंक के द्वारा किया जाता है। और यदि यही चेक, विनिमय विपत्र और ड्राफ्ट यदि उस ग्राहक के द्वारा जारी किए गए हैं, तो उसकी जो धनराशि है उसको भुगतान करने का काम भी बैंक के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा विभिन्न बिलों और किस्तों का भुगतान करना। बैंक क्या करता है? विभिन्न प्रकार के जो बिल हैं जो ग्राहक के, जैसे बिजली बिल है या फिर पानी का बिल है, तो उसका भुगतान बैंक के द्वारा किया जाता है। और जो विभिन्न प्रकार की किस्तें हैं, जैसे बीमा की किस्त है या किसी अन्य चीज़ की कोई किस्त है, तो उसका भी भुगतान ग्राहक के आदेश पर बैंक कर देता है। इसके अलावा लाभांश, ब्याज आदि को वसूल करना। बैंक ग्राहक को मिलने वाले विभिन्न प्रकार के अंश पत्रों और ऋण पत्रों पर मिलने वाले लाभांश और ब्याज को भी वसूल करने का कार्य करता है। तो इस तरह से अभी हम लोगों ने सीखा कि बैंक के द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं, जिसमें से प्रमुख कार्य, सहायक कार्य और एजेंट संबंधी कार्यों को जाना हम लोगों ने। आइए अब हम जानते हैं कि बैंक में कितने तरह के खाते खोले जाते हैं। यह खाते किस लिए खोले जाते हैं? यह खाते जनता की जो बचत है उसको स्वीकार करने के लिए खोले जाते हैं। तो मुख्य रूप से बैंक में 5 प्रकार के खाते खोले जाते हैं, जिसमें पहला है आपका सावधि जमा खाता, जिसको फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट कहते हैं। दूसरा है आपका बचत खाता, जो सेविंग अकाउंट कहलाता है। तीसरा है आवर्ती जमा खाता, जिसको रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट कहते हैं। चौथा है गृह बचत खाता या गुल्लक खाता, जिसको होम सेविंग अकाउंट कहते हैं। और पांचवा और अंतिम है चालू खाता, जिसको करंट अकाउंट कहते हैं। तो अब हम लोग इसके बारे में अलग से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सावधि जमा खाता क्या होता है। इस खाते में धनराशि को एक निश्चित अवधि के लिए जमा किया जाता है। इसमें ब्याज की दर सबसे अधिक होती है। ऐसे खाते में धनराशि जमा करने पर जमाकर्ता को सावधि जमा रसीद मिलती है। जमाकर्ता चाहे तो एक निश्चित अवधि से पहले भी अपनी धनराशि वापस ले सकता है, परंतु ऐसी स्थिति में उसे बहुत कम ब्याज मिलता है। आइए समझते हैं सावधि जमा खाता। यह एक ऐसा खाता होता है जिसमें केवल एक बार ही धन जमा होता है,
अर्थात आपको जो भी धनराशि जमा करनी है और वह धनराशि कितने समय के लिए जमा करनी है यह निश्चित किया जाता है और वह पूरा पैसा एक बार आपके खाते में डाल दिया जाता है। आप जैसे ही पैसा जमा करते हैं आपको एक रसीद मिल जाती है। अब आप उस तिथि के पूरा होने पे, उस अवधि के पूरा होने पे ही आप पैसा निकाल सकते हैं। इसलिए इस खाते में ब्याज की दर जो होती है वो सबसे अधिक होती है, क्योंकि आपके पैसा जमा करने की एक निश्चित अवधि होती है। यदि आपको जरूरत पड़ी और आप उस अवधि से पहले पैसा निकालना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आपकी धनराशि तो वापस हो जाती है, परंतु उसमें ब्याज बहुत कम मिलता है। तो यह होता है आपका सावधि जमा खाता, जिसको फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट कहते हैं। अगला है बचत खाता। यह एक ऐसा खाता है जो सबसे अधिक संख्या में खोला जाता है। यह खाता जनता की छोटी छोटी बचत को एकत्र करने का प्रमुख साधन है। यह जनता की जो छोटी छोटी बचतें होती हैं उनको इकट्ठा करता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों में बचत की भावना का विकास करना है। लोगों में बचत की भावना का विकास करने के लिए इसे खोला जाता है। इस खाते में ब्याज प्रतिदिन के आधार पर दिया जाता है, जो कि 4%, 3.5% के आसपास होता है। इसमें धनराशि कितनी भी बार जमा की जा सकती है, परंतु निकालने का जो अधिकार होता है वह सीमित होता है। मतलब आप इसमें पैसा कई बार जमा कर सकते हैं, हफ्ते में कई बार जमा कर सकते हैं, परंतु हफ्ते में एक निश्चित संख्या में ही आप पैसा निकाल सकते हैं। 2 बार 3 बार ऐसे ही आप निकाल सकते हैं। जब आप यह खाता खोलते हैं तो बैंक द्वारा आपको एक पासबुक दिया जाता है। पासबुक क्या है? जिसमें आपके खाते का पूरा विवरण लिखा होता है कि आपने कब पैसा जमा किया, कब पैसा निकाला, वो सारी चीज़ें बैंक उसमें छपाई करके देता है। और ग्राहक के मांगे जाने पर बैंक चेकबुक और एटीएम कार्ड भी जारी करता है। यदि ग्राहक को चेकबुक की आवश्यकता है चेक जारी करने के लिए, या एटीएम कार्ड की आवश्यकता है एटीएम से पैसा निकालने की सुविधा के लिए, तो वह भी जारी करता है ग्राहक के मांगे जाने पर। परंतु इसके लिए निर्धारित न्यूनतम धनराशि खाते में होनी चाहिए। परंतु इसके लिए आपके खाते में एक निर्धारित न्यूनतम धनराशि होनी चाहिए, तभी ये चीज़ें जारी की जाती हैं। तो आइए अब हम लोग अगले खाते के बारे में जानते हैं, आवर्ती जमा खाता। आवर्ती जमा खाता, यह खाता निश्चित बचत करने वालों के लिए है। जो निश्चित बचत करते हैं उनके लिए होता है। इस खाते की विशेषता यह है कि मासिक किस्त के आधार पर एक निश्चित अवधि के लिए खोला जाता है। यह जो खाता होता है वो उसमें मासिक किस्त के आधार पर यह खोला जाता है और एक निश्चित अवधि के लिए होता है। यह खाता विशेष करके जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं जिनकी दैनिक आमदनी होती है, वह अपनी आमदनी से कुछ हिस्सा प्रतिदिन इकट्ठा करते रहते हैं और वह प्रत्येक महीने की किस्त के रूप में जमा होता रहता है। निश्चित अवधि के पूरा होने पर खाते में जो जमा धनराशि है ब्याज सहित वापस कर दी जाती है। निश्चित धनराशि के पूरा होने पर खाते की जो जमा धनराशि है वह ग्राहक को वापस कर दी जाती है। अगला है आपका गृह बचत खाता या गुल्लक खाता। यह कैसा खाता होता है? यह खाता उन लोगों के लिए है जिनकी आय बहुत ही कम होती है, फिर भी वह बचत करना चाहते हैं, जैसे बच्चे, घरेलू महिलाएं। घरों में जो बच्चे होते हैं, महिलाएं होते हैं, वो परिवार की जो आमदनी होती है उस आमदनी से छोटी छोटी बचत करते हैं और उनके अंदर इसी बचत की भावना को बढ़ाने के लिए यह खाते खोले जाते हैं। इसमें बैंक अपने ग्राहकों को एक गुल्लक प्रदान करता है जिसमें ताला लगा होता है। ग्राहक उस गुल्लक को अपने घर ले जाता है, अपनी छोटी छोटी बचत को उस गुल्लक में जमा करता रहता है और जब गुल्लक भर जाती है तब वह उसे बैंक ले जाता है और बैंक गुल्लक से ताला को खोल करके उस पूरी धनराशि को जमा कर लेता है, ग्राहक के खाते में जमा कर देता है और वापस गुल्लक में ताला लगाकर ग्राहक को दे देता है। तो इस तरह से यह खाता संचालित होता है। अगला है चालू खाता, जो कि एक महत्वपूर्ण खाता है जिसके बारे में हम लोग आगे भी चर्चा करते रहेंगे। तो चालू खाता क्या होता है? यह खाता प्रायः व्यापारियों के द्वारा खोला जाता है।
व्यापारी लोग इस तरह के खाते खोलते हैं। इसमें धनराशि को जमा करने पर, निकालने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, अर्थात कोई भी व्यापारी दिन भर में चाहे जितनी बार पैसा जमा कर सकता है, चाहे जितनी बार पैसा निकाल सकता है, क्योंकि व्यापार में इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। परंतु इस खाते पर किसी भी तरह का कोई ब्याज नहीं दिया जाता। कुछ बैंक ब्याज देते भी हैं तो वो बहुत ही कम प्रतिशत में देते हैं। इस खाते के साथ बैंक चेकबुक जारी करता है, चेकबुक देता है, क्योंकि चेक की आवश्यकता व्यापारियों को पड़ती रहती है। और इस खाते पर बैंक कभी कभी अधिविकर्ष की सुविधा भी देता है। यह अधिविकर्ष क्या है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जमा रकम से अधिक रकम निकालने की बैंक द्वारा दी गई आज्ञा को ही बैंक अधिविकर्ष कहते हैं। बैंक अपने विश्वास पात्र ग्राहकों को जिस पर उसकी साख है, मतलब जिनकी साख अच्छी है, उनको जमा रकम से भी अधिक रकम निकालने का अधिकार, अर्थात उनके खाते में जितना पैसा जमा है उससे भी अधिक पैसा वो भेज सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ऐसी जो सुविधा बैंक द्वारा दी जाती है वह बैंक अधिविकर्ष कहलाती है। यह आज्ञा बैंक अपने पुराने और विश्वास पात्र ग्राहकों को ही देता है, अर्थात जिनकी साख अच्छी होती है। और बैंक द्वारा जितना रुपया व्यापारी को अधिक दिया जाता है उस पर बैंक व्यापारी से ब्याज भी वसूल करता है। बैंक इसके लिए उससे ब्याज भी लेता है। तो इस तरह से हम लोगों ने बैंक में खोले जाने वाले जो खाते हैं उनके बारे में पढ़ा। हमने जाना कि बैंक में मुख्य रूप से 5 प्रकार के खाते खोले जाते हैं। पहला सावधि जमा खाता, ठीक, दूसरा बचत खाता, तीसरा आवर्ती जमा खाता, चौथा गृह बचत खाता या गुल्लक खाता और 5वां चालू खाता। तो इन 5 प्रकार के खातों के बारे में हमने जाना। आइए अब हम जानते हैं चेक के बारे में। जैसा कि मैंने पहले बताया, चेक एक तरह का साख पत्र होता है। तो ये क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में जानते हैं। चेक एक तरह का शर्त रहित आदेश पत्र है, मतलब कि चेक लिखा जाता है, उसमें किसी भी तरह की कोई शर्त नहीं होती है और इसमें आदेश दिया जाता है। यह आदेश किसको दिया जाता है? यह आदेश एक बैंक को दिया जाता है। किस बैंक को? जिसमें आपका खाता खुला हुआ है। और कौन देता है यह आदेश? इसको लिखने वाला, अर्थात जिसका भी खाता बैंक में खुला हुआ है, जिसको चेकबुक जारी की गई है, वह लेखक या वह ग्राहक बैंक को आदेश देता है। कैसे आदेश देता है? अपने हस्ताक्षर करके, अपने सिग्नेचर करके वह बैंक को यह आदेश देता है। क्या आदेश देता है? जिसके द्वारा बैंक को यह आदेश दिया जाता है कि वह चेक में लिखी धनराशि चेक में लिखित व्यक्ति को अथवा ग्राहक को स्वयं भुगतान करे। मतलब कि यह एक शर्त रहित आदेश पत्र है जिसमें ग्राहक बैंक को यह आदेश देता है कि चेक में जो धनराशि लिखी गई है वह धनराशि को क्या करना है, उसमें लिखित व्यक्ति को या फिर ग्राहक को स्वयं भुगतान करना है। और विभिन्न प्रकार के जो साख पत्र होते हैं उनके नियमन के लिए एक अधिनियम बनाया गया है जिसका नाम है भारतीय विनिमय साध्य अभिलेख अधिनियम 1881। तो यह अधिनियम चेक को परिभाषित करते हुए लिखता है कि चेक एक ऐसा विनिमय पत्र है, विनिमय पत्र मतलब लेन देन का एक पत्र है, जो किसी विशेष बैंक पर लिखा जाता है, विशेष बैंक जिसमें आपका खाता खुला हुआ है, और स्पष्ट रूप से मांग किए जाने के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से देय नहीं होता है। अर्थात उसमें स्पष्ट रूप से ग्राहक को मांगना पड़ता है कि हमें इतनी धनराशि चाहिए या इस व्यक्ति को इतनी धनराशि दे दीजिए, और इसके अलावा वो किसी भी तरह से उसका भुगतान नहीं होता है। तो इस तरह से चेक को परिभाषित किया गया। अब आइए चेक का एक प्रारूप देख लेते हैं। यह एक चेक है जो भारतीय स्टेट बैंक का चेक है। यहाँ पे बैंक का नाम लिखा हुआ है। इसका भुगतान किसको करना हुआ है? मिहिर बजाज हैं, उनको भुगतान करना है, इसलिए यहाँ पे उनका नाम लिखा हुआ है। यदि स्वयं भुगतान चाहिए तो यहाँ पे सेल्फ लिखा जाता है। यहाँ पे कितनी धनराशि आपको चाहिए वह शब्दों में लिखी जाती है, और ठीक वही चीज़ यहाँ पे अंकों में लिखी जाती है। यह स्थान यहाँ पे तिथि लिखी जाती है कि किस तिथि को यह चेक लिखा गया है, या किस खाते से इस चेक का भुगतान हो रहा है, वो चीज़ होती है। और यह जो जगह होती है जहाँ पर जो लेखक है वो सिग्नेचर करने का कार्य करता है। तो इस तरह से यह एक चेक है जो कार्य करता है। आइए अब हम लोग चेक की कुछ विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं कि चेक में क्या क्या विशेषताएं होती हैं।
तो जब हम लोग परिभाषा पढ़ रहे थे, जब उसके अर्थ के बारे में जान रहे थे, तो जो जो चीज़ें हमने पढ़ी वही चीज़ उसकी विशेषताओं में भी आती हैं। जैसे चेक एक लिखित आज्ञा पत्र है। क्या है? लिखित आज्ञा पत्र होता है। यह उसकी एक विशेषता है कि यह लिखित होगा और इसमें आज्ञा दी जाती है, आदेश दिया जाता है। यह आज्ञा शर्त रहित होती है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई शर्त नहीं होती। चेक उसी बैंक पर लिखा जाता है जिसमें चेक लिखने वाले का धन जमा होता है। मैंने बताया था आपको कि चेक उसी बैंक पर लिखा जाता है जिसमें आपका खाता खुला हो, जिसमें आपकी धनराशि जमा होती है। चेक निकालने की जो धनराशि होती है वह अंकों और शब्दों दोनों में लिखी होनी चाहिए, यह उसकी विशेषता होती है। और इस पर लेखक के वही हस्ताक्षर होते हैं जो खाता खोलते वक्त नमूने के तौर पे किए गए थे। खाता खोलते वक्त जब आपने जो सिग्नेचर की थी वही सिग्नेचर आपको यहाँ पे भी करनी होती है। और चेक पर तिथि अवश्य लिखी होनी चाहिए। चेक पर तिथि जरूर होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी जो चेक होता है वह 3 महीने के लिए वैध होता है। अर्थात जिस तिथि को वह चेक लिखा जा रहा है उससे 3 महीने तक वह वैध होता है। चेक के प्रकार को हम लोग देख लेते हैं। तो मुख्य रूप से चेक 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका वाहक चेक। वाहक चेक क्या है? वाहक चेक एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान उसमें लिखे व्यक्ति को या जो कोई भी उसे बैंक में प्रस्तुत करता है उसे कर दिया जाता है। वाहक चेक, नाम देखिए, मतलब जो कोई व्यक्ति उस चेक को लेकर के जाएगा बैंक उसे उस भुगतान कर देगा। इसका भुगतान गलत व्यक्ति को होने पर बैंक उत्तरदायी नहीं होता। क्यों? क्योंकि यह वाहक चेक है। जो भी वाहक होगा उस चेक का उसे उसका भुगतान हो जाता है। तो यह जो चेक होता है यह सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता है। आदेशित चेक। आदेशित चेक क्या होता है? इसमें जिस व्यक्ति को आदेश दिया गया है उसी को इसका भुगतान होता है। ऐसे चेक का भुगतान उसी व्यक्ति को किया जाता है जिसका उसमें नाम लिखा होता है। बैंक आदेशित चेक का भुगतान अपरिचित व्यक्ति को नहीं करता है। इस चेक का भुगतान बैंक किसी भी अपरिचित व्यक्ति को नहीं करता है। अब जानते हैं कि चेक का रेखांकन क्या होता है, जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा के बिंदु में सुना था। चेक का रेखांकन, चेक को सुरक्षित करने के लिए चेक का रेखांकन किया जाता है। जब चेक के मुख्य पृष्ठ पर बाईं ओर 2 समानांतर तिरछी रेखाएं खींच दी जाए तो उसे चेक का रेखांकन या रेखांकित चेक कहते हैं। किसी भी चेक के बाएं कोने पे जब 2 समानांतर रेखाएं खींच दी जाती हैं और कुछ अन्य क्रियाएं इसमें की जाती हैं जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, तो वह चेक रेखांकित हो जाता है और वह सुरक्षित हो जाता है, जिसका भुगतान बैंक में नगद नहीं हो सकता। अर्थात कैश पेमेंट बैंक उसमें नहीं करता है। बैंक रेखांकित चेक का भुगतान प्राप्तकर्ता के खाते में ही करता है। अर्थात जो भी रेखांकित चेक होगा उसका जो भुगतान होगा वो पाने वाले के खाते में ही किया जाता है। तो ग्राहक आदेशित या वाहक किसी भी चेक को रेखांकित कर उसे सुरक्षित कर सकता है। तो जो चेक का रेखांकन होता है वह ऐसे होता है और उससे जो चेक आपका होता है वह सुरक्षित हो जाता है। उसका जो भुगतान होता है आपके खाते में ही होता है। चेक का जो रेखांकन होता है वह 2 प्रकार से होता है। एक होता है आपका साधारण रेखांकन, जिसमें मैंने आपको बताया कि बाएं कोने पे 2 समानांतर तिरछी रेखाएं खींच दी जाती हैं। ऐसे आप इन दोनों समानांतर तिरछी रेखाओं के मध्य नॉट नेगोशिएबल शब्द या अकाउंट पे शब्द भी लिख सकते हैं। इन तीनों में से किसी भी विकल्प को चुन करके आप उस चेक को साधारण रूप से रेखांकित कर सकते हैं। विशेष रेखांकन में क्या होता है? विशेष रेखांकन में उन दोनों समानांतर तिरछी रेखाओं के मध्य किसी विशेष बैंक का नाम लिख दिया जाता है, चाहे वो स्टेट बैंक, HDFC, PNB या अन्य बैंकों के नाम लिखे। इससे वह जो भुगतान होगा वह उसी बैंक के किसी खाते में होगा। तो इस तरह से वो जो चेक है वह सुरक्षित हो जाता है। यहाँ पे आदेशित चेक का एक प्रारूप है जो मेहिर बजाज को है। इसको रेखांकित करना है तो हम ऐसे 2 तिरछी समानांतर रेखाएं खींच सकते हैं। इनके बीच में अकाउंट पे, ओनली या फिर नॉट नेगोशिएबल शब्दों को लिख सकते हैं। विशेष रेखांकन के लिए इनके मध्य किसी बैंक का नाम लिख देना होगा। ये वाहक चेक का एक प्रारूप है जिसमें सेल्फ लिखा हुआ है, अर्थात जो व्यक्ति उसको लेके जाएगा उससे उसका भुगतान हो जाता है। तो बच्चों
आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा? हम लोगों ने सीखा कि बैंक क्या होता है, बैंक के क्या कार्य होते हैं, जिसमें उसके मुख्य कार्य, सहायक कार्य और एजेंट संबंधी कार्यों के बारे में हमने जाना। बैंक में खोले जाने वाले विभिन्न प्रकार के खाते जैसे सावधि जमा खाता, बचत खाता, आवर्ती जमा खाता, चालू खाता, गृह गुल्लक खाता, इन सभी के बारे में जाना। और चेक के अर्थ जाने, उसकी परिभाषाओं को समझा, वो कितने प्रकार के होते हैं और उसका रेखांकन कैसे किया जाता है, यह हम लोगों ने जाना। आइए अब हम लोग गृह कार्य नोट कर लेते हैं। यह आपका गृह कार्य है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसका भाग 2 हम लोग अगली वीडियो क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।